इक्विलिब्रियम की थर्ड क्लास से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो स्टार्टिंग की 2 क्लास बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास थी और अब हम लोगों का आप कह सकते हैं मेन केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू होगा। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज़ लोमा। ठीक है, तुम चाहो तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना चाहते हो मत बनाओ, मैं भी नहीं बनाती हूँ, जस्ट सुना है। ठीक है, ट्यूशन्स में टीचर्स के मुंह से लोमा, देयरफॉर आई डोंट थिंक इसका शॉर्ट फॉर्म मुझे अच्छा लगता है। लूमू हो कितना पैर का लोमा। ठीक है, बोलते हैं लोग तो बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलो, तुम्हारी मर्जी। पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से तुरंत लॉ ऑफ मास एक्शन निकालना सीखते हैं, बस बात खत्म होती है। कोई फालतू बकवासबाजी नहीं, थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रवचन, नो नीड। बहुत सिंपल से मैथमेटिक्स है, डायरेक्टली समझो, डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करो, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोई भी रैंडम रिएक्शन लिखकर दी गई है, कोई भी एक रैंडम रिएक्शन आपको लेट्स इमेजिन लिखकर दी गई है। मान लेते हैं मैंने लिख के दे दिया आपको PCl5 इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, PCl3 प्लस Cl2 के साथ। ठीक है, इन सभी की जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस होगी। फिजिकल स्टेट की बहुत अहमियत होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको मैंने कहा लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, चलो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, एक बात याद रखना, अगर लिखा जाता है तो एक बार लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा जाता है और एक बार लॉ ऑफ मास एक्शन उसी रिएक्शन में बैकवर्ड के लिए भी लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? पहले फॉरवर्ड रिएक्शन बोलो, किसको कहेंगे? PCl5 से एरो जा रहा है PCl3 प्लस Cl2, ऐसे। बैकवर्ड किसको कहेंगे? बैकवर्ड में भी बस यही रहेगा, PCl5 रहेगा, लेकिन एरो PCl5 की तरफ रहेगा और PCl3 प्लस Cl2, मतलब ऐसा रहेगा सिचुएशन। समझ रहे हो? ऐसी रहेगी सिचुएशन। फॉरवर्ड के लिए ये वाली चीज़ आप लोगों का रिएक्टेंट है और ये वाली चीज़ आप लोगों के प्रोडक्ट हैं। बैकवर्ड में एरो जिसकी तरफ है ये वाली चीज़ आपकी क्या है, प्रोडक्ट है, और ये वाली चीज़ आप लोगों की क्या है, रिएक्टेंट है। बराबर। अच्छा, अभी जो 12th वाले लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज़ पढ़ा है कि जो ऑर्डर होता है किसी भी रेट रिएक्शन का, वो आप लोगों का एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, वो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, आप उसको थ्योरेटिकली डिराइव नहीं कर सकते। उन लोगों को कई बार डांटा गया है इस चीज़ को लेकर कि कभी भी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो स्टोक्योमेट्री है वो रेट लॉ में जो आप कंसंट्रेशन लिखते हो उसके पावर पे मत चढ़ा देना, या फिर उसको एज अ ऑर्डर यूज़ मत करना। 11th वालों को मेरा ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा अभी, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम सोचो, जो 12th वाला देख रहा है वो 12th वाला तुरंत एकदम आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कह रही आपने यहाँ पे स्टोक्योमेट्री को उसकी पावर में क्यों चढ़ा दिया। तो देखो, स्टोक्योमेट्री में मैंने उसकी पावर इसीलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि 11th में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सारे क्वेश्चंस में हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कंसिडर कर रहे हैं और एलिमेंट्री रिएक्शंस में आप ऐसी हरकत कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसी हरकत कर सकते हो। अब एक और डाउट आने वाला है मेरे पास किसी का कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा एक रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं। तो देखो, अगर एक रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो उसका वो ऑर्डर आपको लिख कर देगा। ठीक है, बराबर है, वो आपको फिर उसका ऑर्डर लिख कर देगा। अगर वो रिएक्शन आप लोगों की एलिमेंट्री नहीं है तो, और अगर वो रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है तो ऑर्डर आपको लिख कर नहीं देगा, और अगर ऑर्डर लिख कर नहीं दिया तो जो स्टोक्योमेट्री है उसी को अपना ऑर्डर समझो और ऑर्डर को पावर में चढ़ा दो। ठीक है, ऑर्डर को पावर में चढ़ा दो। 12th वालों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। ठीक है, अच्छा, बट अभी 11th वालों के रिस्पेक्ट में क्या, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि बोला क्या जा रहा है। तो अभी तुमको ज़्यादा दिमाग खर्च भी नहीं करना है, अपना चुपचाप लिखना सीखो। लिखना क्या सीखना है, आपको रेट लिखना सीखना है। तो रेट कैसे लिखेंगे बताइए, रेट कैसे लिखेंगे? तो अब ये रिएक्शन क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? यही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट वो किस में, मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? उस रिएक्शन के रिएक्टेंट पर, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट पर। ध्यान से सुनेंगे, किस पे प्रोपोर्शनल होता है? उस रिएक्शन के रिएक्टेंट पर, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट पर। किस पे? उस रिएक्शन के रिएक्टेंट पर।
तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्टेंट कौन है? PCl5। तो वो PCl5 पे डिपेंड करेगा। बट PCl5 की कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा? वो PCl5 की कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा? वो PCl5 की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है और उसके पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है। बट राइट नाउ हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी कंसंट्रेशन पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन को इस तरीके से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी स्क्वायर ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी तुमको समझा दिया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आपको भी बता दिया जाएगा, उसमें आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अच्छा अब ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। ठीक है, अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिख रहे हो, तो ऐसे में उस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? PCl5। तो ये PCl5 की कंसंट्रेशन पे। फिलहाल यहाँ पे PCl5 के सामने की स्टोक्योमेट्री 1 है, तो यहाँ पे भी ऊपर में पावर 1 रहेगी। बराबर, यहाँ पे भी ऊपर में पावर क्या रहेगी? आप लोगों की 1 रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऊपर में भी पावर यहाँ पे क्या रहेगी? आप लोगों की 1 रहेगी। अब बचपन में तो पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है आप लोगों का क्या आता है? इक्वल टू आता है। तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, मैंने इक्वल टू लगाया। अब अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बराबर, मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट दैट कांस्टेंट बी KF। बराबर, उस कांस्टेंट को हम लोग KF कह देते हैं और वो किस पे डिपेंड करेगा? इस तरीके से PCl5, ये इस तरीके से। सो दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। खत्म हो गई बातचीत। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। बस यही आप लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आपको रेट लिखना है तो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का आप रेट कैसे लिखोगे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस चीज़ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बताइए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन है, मुझे उसका भी रेट लॉ लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? RB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैं किसका उपयोग करूं? जो रिएक्शन आपको दी गई है बैकवर्ड भले ही है तो उसका रिएक्टेंट, तो उस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उसके रिएक्टेंट कौन है? उस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो उसके दो रिएक्टेंट है। एक उसका रिएक्टेंट PCl3 है और दूसरा उसका रिएक्टेंट Cl2 है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा RB। ठीक है, क्योंकि PCl3 और Cl2 के सामने उनकी स्टोक्योमेट्री 1 है तो पावर में भी 1 रहेगा और पावर में 1 मुझे शो करने की आई डोंट थिंक कि कोई नीड है। बराबर, आई डोंट थिंक कि मुझको उसमें कोई नीड होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब RB आप क्या लिख सकते हो? इक्वल टू KB, और यहाँ पे क्या है? ये PCl3 और यहाँ पे Cl2। जहाँ पे ये KF और ये KB ये क्या है? आप लोगों के कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, सिंपली ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। आगे और इलेबोरेट करके हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, इलेबोरेट करके। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना क्या कर लिया? सीख लिया। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना हमने क्या कर लिया? सीख लिया। सिमिलरली आपको एक और रिएक्शन दे देते हैं, आप इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के दिखाइए। इसके फॉरवर्ड के लिए लगाओ, इसके बैकवर्ड के लिए लगाओ, है ना? तो ये आप बताओ क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलो क्या होगा? मैं बच्चों के जैसे भी लिख के दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में कई लोगों को लगाना ही नहीं बनता है, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। इस वजह से स्टार्टिंग की क्लास स्लो रहेगी चलेगा, बट लिखने आना चाहिए, वो ज़रूरी है। फॉरवर्ड रिएक्शन बताइए क्या रहेगी? आपका N2 + 3H2, ये आप लोगों का एरो, और दिस विल बी अ 2 टाइम्स ऑफ NH3। बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन में कुछ नमूना कार्य नहीं होगा, बस आपका जो एरो है वो इसकी तरफ रहेगा। चलो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बोलो, डायरेक्ट कांस्टेंट के साथ लिखना। क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू KF। किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट कौन है? N2 और रिएक्टेंट कौन है? H2। लेकिन H2 की स्टोक्योमेट्री थी तो H2 की पावर भी बोलो कितनी? 3।
ठीक है, वैसे ही आपकी एक बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है आर बी, वो किस पे डिपेंड करेगा, के बी। ठीक है, किस पे, के बी। और वहाँ पे क्या रहेगा आप लोगों का बताइए, वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे रहेगा रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है, अब जिसकी तरफ ये टेल होता है ना वो रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, NH3 और NH3 की पावर में 2। ये लिख दिया हमने आपका लोमा, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, खत्म हो गया। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली है क्या, किसी ने अगर तुमसे पूछा कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया गया है तो आपको इस लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो रिवर्सिबल हो, चाहे वो इरिवर्सिबल हो, चाहे आपको बैकवर्ड के लिए जाना हो, चाहे आपको फॉरवर्ड के लिए जाना हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के आप उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चूज कर लो। क्यों हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को चूज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बदलते हो तो टेम्परेचर बदलने से सारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ठीक है, एनर्जी से लेकर हर चीज उसमें बदल जाती है, हर चीज उसमें बदल जाती है, बराबर। सो देयरफॉर आप इस वजह से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब भी आप निकालें तो उसको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही निकालें, बराबर। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द मल्टीपल ऑफ एक्टिव मास। अब तुम्हें लगेगा ये एक्टिव मास कहाँ से वर्ड आ गया, समझाते हैं इसको। एक्टिव मास, या फिर इस एक्टिव मास को आप रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे वर्ड से जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वो भी कौन सी वाली, मोलैरिटी वाली। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन पे, और किसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की। अभी अभी ऊपर सिखाया है, तो किसकी कंसंट्रेशन पे, ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स की जो पावर है क्या वो खाली रहेगी क्या, नहीं। उन पावर्स में हम किसको रखेंगे, हम उन पावर्स में किसको रखेंगे, जो भी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम वहाँ पे क्या रखेंगे, स्टोक्योमेट्री रखेंगे। ये होता है आपका क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। खत्म, यही था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई ऐसा तोपखान नहीं था जिसको समझने में इतनी तकलीफ हो, बराबर, जिसको समझने में इतनी तकलीफ हो। एक एग्जाम्पल नंबर 3 से भी लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना सीख लेते हैं, बराबर है। जैसे N2O4 आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम 2 टाइम्स ऑफ लेट से NO2 और यहाँ पे लेट से गैस। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आपको अभी KF लिखना है और सॉरी RF लिखना है, और यहाँ पे आपको RB लिखना है। डायरेक्ट बोलो, RF इक्वल टू KF। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊँ तो रिएक्टेंट कौन होगा, N2O4, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, बराबर। अगर मैं RB लिखूं तो RB क्या होगा, RB इक्वल टू KB। कंसंट्रेशन कौन, आपकी कंसंट्रेशन कौन, NO2, और NO2 की पावर में कितना आएगा, 2। NO2 की पावर में कितना आएगा, 2। सो दिस इज हाउ वी राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज हाउ वी राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर इसको मैं जनरलाइज्ड वे में लिखूं, अगर मैं इस चीज को जनरलाइज वे में लिखूं, जैसे मैंने तुम लोगों को क्या किया, पहले एग्जांपल लिया, एग्जांपल से सिखा दिया। इसको लोग कैसे सिखाते हैं कि पहले जनरलाइज वे लेते हैं फिर जनरलाइज वे से सिखाते हैं, हमने उल्टा किया। अब अगर आपको जनरलाइज में दे दिया जाए, चल A कैपिटल N कैपिटल B कैपिटल ये इक्विलिब्रियम का साइन, P कैपिटल C कैपिटल Q कैपिटल D, बताइए यहाँ पे आपका RF रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे KF। आप किस पे फॉरवर्ड, किस पे, हमेशा रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, A और B, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। A की पावर कितनी, M, B की पावर कितनी, M, खत्म। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब किस पे डिपेंड करेगा, आपके उसके रिएक्टेंट पे। उसके लिए उसके रिएक्टेंट्स कौन है, C, और उसके लिए उसके रिएक्टेंट कौन है, D। रिएक्टेंट की पावर P और रिएक्टेंट की यहाँ पे पावर कितनी, D। इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, बराबर। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। जहां पे अगर किसी ने तुमसे पूछा कि RF एंड RB यहाँ पे क्या है, तो देखो RF एंड RB आर नथिंग बट दे आर रेट।
किसी भी रिएक्शन का रेट, जैसे आप बोलते हो ना फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं क्या वही होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं होता रेट ऑफ चेंज, ठीक है, लेट मी करेक्ट इट, गलती से निकल गया बराबर। तो ये इस तरीके से आप लोगों का रेट है वो किसका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एफ किसको इंडिकेट करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो बी है वो किसको इंडिकेट करता है, आपके बैकवर्ड डायरेक्शन को। तो जब एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसका रेट क्या है, जब एक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उसका रेट क्या है। अब क्योंकि आपने कहा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोपोर्शनल, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड इक्वल टू, तो इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया। और जब जब प्रोपोर्शनैलिटी घर छोड़ के जाएगी तो प्रोपोर्शनैलिटी के बदले जब जब इक्वल टू आएगा तो उसके साथ एक आप लोगों का कांस्टेंट भी तो आता है फ्री गिफ्ट में, उसके साथ एक कांस्टेंट भी तो आता है फ्री गिफ्ट में, तो दैट आर जस्ट कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे जो ये के एफ है या फिर जो आपका के बी है, ये क्या है, आपके कांस्टेंट्स हैं, क्या है, आप लोगों के कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट्स। बट ये रेट कांस्टेंट्स किसके लिए है, जैसे के एफ एक रेट कांस्टेंट है, ठीक है, किसका रेट कांस्टेंट है, लेकिन ये फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन से वाले के लिए, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड वैसे ही जो आपका के बी है, ठीक है, आप लोगों का ये जो के बी है, ये के बी क्या है, आप लोगों का रेट कांस्टेंट है, किसका रेट कांस्टेंट है, आप लोगों की बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट हो रही है तो उसका रेट कांस्टेंट है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपके भेजे में बात गई। तो आपको आर एफ लिखना भी आता है, आपको आर बी लिखना भी आता है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। अब एक इंसान का डाउट आता है, क्या आप हमेशा आर एफ और आर बी कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही लिखेंगे क्या। जैसे यहाँ पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, एंड स्पेसिफिकली कौन सी वाली कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। क्या आप हमेशा ये रेट कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही लिखते हो, नहीं। आप अगर कोई भी आपकी एक रिएक्शन है तो जो रिएक्शन की जो रेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, वहाँ पे आप लोगों के और भी ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं, बराबर, ऐसे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है वो उस रिएक्शन, मान लेते हैं ये सारी बातचीत जो मैंने ऊपर लिखी, ये जो मैंने पूरा ऊपर रेट लिखा, ये रेट कब वैलिड है, ये अबोव रेट लॉ इज वैलिड। यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं, जो हम लोग लिख रहे हैं केस ए बना के लिख लेते हैं इसको, केस ए। ये केस ए कब है आप लोगों का, जब आप लोगों के पास ये लोमा हमने लगाना कब सीखा, जब आप लोगों के पास एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, जब आपके पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, आपके पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन। आपको गिवन पार्ट में रिएक्शन जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो गिवन में आपको क्या दिया होगा, गिवन में आपको क्या दिया होगा, गिवन में, ठीक है, क्या दिया होगा, आपको मोल्स दिए होंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपको मोलैरिटी दी हुई होगी, ठीक है, या फिर आपको वॉल्यूम दिया होगा, तब आप ये वाला तरीका रेट लिखने का आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। बट मान लेते हैं केस बी कहता है कि मेरे रिएक्टेंट्स और मेरे प्रोडक्ट्स कोई भी एक्वस फेज में है ही नहीं, सभी के सभी मेरे गैशियस फेज में है, सभी के सभी मेरे क्या है, गैशियस फेज में है। तो अगर कोई भी आपका रिएक्टेंट या कोई भी आपका प्रोडक्ट गैशियस फेज में है ही नहीं, तो क्या गैशियस लोगों के लिए आप कंसंट्रेशन डिफाइन करोगे, आप क्या गैशियस लोगों के लिए कंसंट्रेशन डिफाइन करोगे, गैशियस वालों के लिए कंसंट्रेशन डिफाइन करोगे, गैशियस के लिए, अब जैसे यहाँ पे ये एक मिनट ये मैं हटा देती हूँ, तो क्या गैशियस के लिए कंसंट्रेशन डिफाइन करोगे, गैशियस के लिए प्रेशर डिफाइंड होता है, गैशियस के लिए प्रेशर डिफाइंड होता है, बराबर। और मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़, ठीक है, आप लोगों को गैशियस दी भी है तो उसका आप कंसंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसका प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हो, आप उसका प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हो। तो यानी कि रेट लॉ को लिखने का एक तरीका और होता है, रेट लॉ को लिखने का एक तरीका और होता है, वो इस तरीके से होता है कि जैसे मान लेते हैं आपका कैपिटल ए है, ठीक है,
ये गैशियस फेज में है, ये आपका कैपिटल बी है, ये भी गैशियस फेज में है, इक्विलिब्रियम में है सी के साथ जो कि गैशियस फेज में है और डी के गैशियस फेज में। ठीक है, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे आ जाएगा एम, यहाँ आएगा पी, यहाँ पे आएगा क्यू। अब मैंने तुमसे कहा इसका आर एफ लिख कर दिखाओ, तो तुम बड़े बड़े खुशी खुशी आओगे आर एफ इक्वल टू के एफ। स्टॉप, मैंने बोला कि जाओ, इस बार कंसंट्रेशन के बदले आपको दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है पार्शियल प्रेशर्स। मैं अभी ये सब नहीं समझा रही कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जस्ट मैं रेट लॉ लिखना सिखा रही हूँ। मैंने आपको कहा कि जाओ, इस बार मैंने आपको दिया पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स, तो आप कैसे लिखोगे? ए का कुछ ना कुछ तो पार्शियल प्रेशर होगा, तो लेट अस डिनोट दैट पार्शियल प्रेशर एज पी नॉट ए, पी नॉट ए। क्योंकि फॉरवर्ड के लिए तो आप जाओ तो लुमा क्या कहता है, लोमा क्या कहता है कि रेट उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। अब रिएक्टेंट क्या, कंसंट्रेशन दी है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर दिया है तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। बस कंसंट्रेशन को हटाया और कंसंट्रेशन को हटा के उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, आप लोगों का प्रेशर लिख दिया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे इससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो हमारा कंसर्न है, बट फिलहाल आपका जो रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखी जाती है। वो रेट आप उसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बताने का मकसद था। लेकिन लुमा हमेशा कहती है कि रेट किसी भी डायरेक्शन में आप लेकर जाओ, उस डायरेक्शन के लिए उसका जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट की मेजरेबल प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट पे डिपेंड ना करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? किसी भी रिएक्शन की रेट उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी पर। अब इस भाषण से हम लोगों को एक नोट डेवलप करना है। इस नोट से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें आप अगर आपने लॉजिकली सोचेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन दी है, ए प्लस बी इज गिविंग यू आप लोगों का सी प्लस डी। ठीक है, ये आपको एक रिएक्शन दी है। अब इस रिएक्शन में मैं टी इक्वल टू 0 पर हूँ। अब कल ही हम लोगों की यार इतनी बारी बातचीत हुई है कि जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है, तो जस्ट शुरू रिएक्शन के लिए कभी भी उसका जो रेट है सॉरी, कभी भी जब रिएक्शन जस्ट शुरू होती है तो जस्ट शुरू वाले केस में क्या आपके पास रिएक्टेंट होता है? तुम बोलोगे क्या बकवास बातचीत कर रहे हो, रिएक्टेंट तो होगा। तो लेट अस अज्यूम दैट कि अपने पास रिएक्टेंट्स है 53 मोल्स। ठीक है, और बी मान लेते हैं अपने पास है 28 मोल्स। अच्छा, उस वक्त अपने पास क्या कोई भी सी या कोई भी डी होगा क्या उस वक्त अपने पास कोई भी सी या कोई भी डी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो जस्ट शुरू हुई है। क्योंकि रिएक्शन तो जस्ट शुरू हुई है, बराबर, क्योंकि रिएक्शन तो जस्ट शुरू हुई है। तो उस वक्त आपका सी और डी एकदम 0 होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, मान लेते रिएक्शन टी इक्वल टू 31 मिनट्स पर पहुंच गई। 31 मिनट्स में जाने के बाद रिएक्शन ने ये देखा कि अब मेरे पास एक कितने मोल्स हैं बताओ। तो अब जैसे जैसे रिएक्शन टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करेगी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मैं बात किसकी कर रही हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर वो जाएगी तो जो उसका रिएक्टेंट है वो तो कम होता जाएगा ना। अगर आप अपनी पेंसिल को यूज़ करोगे लिखने के लिए तो पेंसिल का जो अंदर का ग्रेफाइट है, लीड है जो, वो भी तो कम होती जाएगी ना, घटती जाएगी ना। तो अगर आप सी और डी अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब आप ए और बी को ख़त्म कर रहे हो। तो अगर रिएक्शन की शुरुआत में ए 53 मोल्स था तो हो सकता है अभी वो सिर्फ मात्र 17 मोल्स रह गया हो, और अगर बी पहले 28 मोल्स था तो मान लेते हैं अभी आपका सिर्फ वो कितना रह गया है, 4 मोल्स रह गया हो। और सी और डी मान लेते हैं आपके एक्स मोल्स और एक्स मोल्स तैयार हो गए। कितने मोल्स तैयार हुए हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट कुछ मोल्स तैयार हुए हैं। ठीक है, कुछ मोल्स तैयार हुए हैं। कितने तैयार हुए हैं नहीं पता, बट कुछ मोल्स आपके क्या हो गए हैं, तैयार हुए हैं। समझ रहे हो? अच्छा, अब अगर मैंने तुमसे पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉजिकली सोचने की कोशिश करना कि और रिएक्शन आप मान लेते हैं लेट्स से 37 मिनट्स पर ले गए तो 37 मिनट्स में ए और कम हो जाएगा,
एक ऐसा समय आएगा जब आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, पूरा रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो मान लो ये हो गया 14 मोल्स, मान लो ये हो गया 3 मोल्स, ठीक है, मान लो ये हो गया x+2 मोल्स, और मान लो ये हो गया x+2 मोल्स। अब अगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि t = 0 पर जो आपका रेट है, लेट से वो रेट की वैल्यू होगी कुछ r1, वी आर टॉकिंग फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे केस लिख देते हैं, वी आर टॉकिंग फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। मेरे कहने पर किसी भी चीज़ को यकीन मत कर लेना, उस चीज़ को पहले खुद सोचना, क्या तुम उस लॉजिक से सेटिस्फाइड हो क्या, अगर नहीं तो उस पर सोचो कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, कुछ डेवलप करो थेरी। लेट से t = 0 पे उस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का रेट r1 था, t = 31 मिनट्स पे उसका रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का रेट r2 था, और t = 37 मिनट्स पे उस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का रेट r3 था। अब पेपर में सवाल आ जाएगा, ऑप्शन क्रिएट करके दे दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन r1 बड़ा है, r2 बड़ा है कि r3 बड़ा है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन r1 और r2 और आपका r3 तीनों ही इक्वल है। तीसरा ऑप्शन r1 का r2 से छोटा है और r3 सबसे बड़ा है। अब आपको ये डिसाइड करना है। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन वी आर टॉकिंग फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं, इन जनरल रेट लॉ लिखूं, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर मैं एक इन जनरल रेट लॉ लिखूं, तो किसी भी अब ऊपर वाली रिएक्शन को अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है तो RF = क्या होगा, KF इक्वल प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन के, किसकी कंसंट्रेशन के, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट कौन है, A एंड B, तो A और B की कंसंट्रेशन पे। अब जब आप t = 0 पे हो तो आपके A और B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे समय आप लोगों का बीतता जा रहा है, वैसे वैसे तुम ये देखते जाओ A और B की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और रेट RF वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, A और B की कंसंट्रेशन के। तो व्हेन यू आर एट t = 0, तो एट t = 0 आप लोगों का जो कंसंट्रेशन ऑफ A है एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये कंसंट्रेशन ऑफ A एंड ये कंसंट्रेशन ऑफ B आप लोगों का मैक्सिमम है। अगर t = 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस है कि RF भी उस पर्टिकुलर t = 0 वाला ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने का जो रेट होता है वो घटता जाता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इस बात के सबसे ज़्यादा और सबसे हाई चांसेस ऑफ रेट, या रेट सबसे ज़्यादा हाई चांस कब देती है, जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है। जैसे जैसे रिएक्शन आपके समय बढ़ता जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फॉरवर्ड जाना रुक गई है, रुक तो वैसे भी नहीं सकती, हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, बट वो जिस गति से पहले एकदम स्टार्टिंग में फॉरवर्ड जा रही थी, प्रोडक्ट बना रही थी, अब उसके अंदर वो गति नहीं रही। ऐसी तो होता है ना, जब तुम कोई नया नया काम स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्या रहते हैं, हीट एनर्जी रहती है, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं उस काम को करने में। बट जैसे जैसे वो काम हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, धीरे धीरे हमारी एक्साइटमेंट ना ख़त्म हो जाती है उस काम को प्रति। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, इवन मैं भी खुद वैसी हूँ। सो आई जस्ट कांट से अबाउट एनीवन, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई थी तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की उसकी रेट अब कम होती जा रही है। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आप लोगों का जो रेट है, रेट वो मैक्सिमम कब है, किस टाइम पे मैक्सिमम है, आपको ऐसे 3 ऑप्शन दे दिए, तो जो सबसे कम टाइम होगा ना, उस सबसे कम टाइम में आप लोगों का RF जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताइए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप सबसे कम टाइम पे होगे तो उस वक्त आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे हाई होगी, बराबर। सबसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका A वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि A और B तो घटते जा रहे हैं ना समय के साथ साथ, तो कैसे इक्वल कैसे हो सकते हैं रेट्स, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी यही नियम है क्या? देखो, नियम फियम कोई चीज़ होती नहीं है। इवन ये सारी चीज़ें मैं जो भी तुम्हें बता रही हूँ मैंने खुद कभी नहीं पढ़ी,
खुद मैंने नहीं पढ़ी, ये लॉजिक एक इंसान खुद डेवलप करता है, बट क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं तुम्हें डिस्कस करती जा रही हूँ। अब आ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन की। तो अब तुम सोचो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, देखकर बताओ रिएक्शन को, किस पे डिपेंड कर रहा है? सी एंड डी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सी एंड डी पर। कैसे? अगर तुमने अब ये पूछा तो मरोगे। ये ऊपर सिखाया ना लोमा लिखना, लोमा इसलिए तो सिखाया था कि ये चीज बताई जा सके। बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? उस रिएक्शन के रिएक्टेंट पे। और बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? सी एंड डी। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? सी एंड डी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, खुद दिमाग लगाओ, जब आप लोगों का सी और जब आप लोगों का डी मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब आप लोगों का सी और डी मैक्सिमम होगा तभी तो आप लोगों का रेट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब आप मुझे बताओ रिएक्शन जब t इक्वल टू 0 पे थी तो t इक्वल टू 0 पर आप लोगों का जो ये c और ये जो d है ये तो कितने थे? इक्वल टू 0 थे, मतलब मैक्सिमम नहीं थे ये लोग, तो बल्कि क्या थे? मिनिमम थे, है ना। बल्कि ये लोग क्या थे? मिनिमम थे। ये लोग क्या थे? मिनिमम थे। अच्छा, फिर आप जब t इक्वल टू लेट्स से 31 मिनट्स पर पहुंचे तो 31 मिनट्स पर आप लोगों के सी और डी की कुछ तो वैल्यू आ गई ना, यानी कुछ तो वैल्यू मिली आप लोगों को, कुछ तो वैल्यू मिली। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे उसकी रेट बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर आप आरबी की बात कर रहे हो तो आरबी का जो टाइम के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स टाइम जितना बढ़ेगा, कैसा रिलेशनशिप चलता है उसका डायरेक्ट, ठीक है, कैसा रिलेशनशिप चलता है उसका डायरेक्ट, जितना आपका टाइम बढ़ेगा उतना टाइम के साथ उसका रेट भी बढ़ेगा। लेकिन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसका टाइम के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है? इनवर्स। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताई गई कि इसको रट लो कि फॉरवर्ड के साथ ऐसा कर लो, बैकवर्ड के साथ इन्वर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लॉजिकली चीजें, मैथमेटिकली चीजें प्रूफ हो रही हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मैक्सिमम कब होगी? एक रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के प्रति सबसे ज्यादा इच्छा कब रखेगी? जब उसके रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे, बराबर, और प्रोडक्ट्स मिनिमम होंगे। जब उसके रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी और आपके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मिनिमम होगी। ध्यान से सुनना, इस चीज को हम लोग ली चार्टिलियर प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे आगे। एक रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के प्रति एक्साइटेड कब होगी? तब होगी जब रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, जब रिएक्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को कौन ज़्यादा चीयर अप करता है कि तुम फॉरवर्ड जाओ? रिएक्टेंट्स उसको चीयर अप करते हैं। और कोई भी रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए रिएक्टेंट्स की मदद लेती है, मतलब रिएक्टेंट्स की मदद लेती है क्या? नहीं, जब रिएक्टेंट्स आपके मिनिमम होंगे तब रिएक्शन को बोलेगी बैकवर्ड आने की ज़रूरत है। और जब आपके प्रोडक्ट मैक्सिमम होंगे तब वो रहेगी कि मुझको क्या रहना है? बैकवर्ड रहना है। यहाँ पे ए इक्विलिब्रियम बी, जैसे आपको ये लिख कर दिया है, तो ये ए आपका कौन है? रिएक्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, और ये बी आपका प्रोडक्ट है। अगर आप रिएक्शन को स्प्लिट कर दो, एक को फॉरवर्ड एक को बैकवर्ड, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। बट अगर मैं रिएक्शन को स्प्लिट ना करूं तो ए आपका रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है। जितना कम रिएक्टेंट होगा रिएक्शन को उतना बैकवर्ड आना है, ठीक है, और जितना कम प्रोडक्ट होगा रिएक्शन को उतना फॉरवर्ड जाना है। जहां पे कमी है, जिस तरफ कमी है, रिएक्शन उस कमी को पूरा करने के लिए उस तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्शन का रेट मैक्सिमम कब होता है? एट टी इक्वल टू 0, बराबर। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती चली बढ़ती गई, और बैकवर्ड मान लेते बढ़ती गई, ऐसा भी नहीं होता है। जितने एक्सटेंट से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ती है उतने ही एक्सटेंट से रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं, याद रखें, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पर, ठीक है, जहां पर आप लोगों का RF रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आपका इक्वल हो जाता है,
और दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इस बारे में तो हमने कल बात की थी कि ये पॉइंट आप लोगों का क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ता है, धीरे धीरे जो प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं वो बैकवर्ड भी आने लगते हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। ऐसे होते 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 एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाती है जब आपका यही फॉरवर्ड और जब आपका यही बैकवर्ड आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इसी पॉइंट को तो हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अगर फॉरवर्ड ज़्यादा है बैकवर्ड कम है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर बैकवर्ड ज़्यादा है और फॉरवर्ड कम है तो भी वो इक्विलिब्रियम नहीं है। जब फॉरवर्ड और जब बैकवर्ड आपस में इक्वल होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो आप उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या ये मेरी भाषा, मेरी बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम एक नई चीज सीखते हैं। अब हम लोगों को लिखना है आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ये आपको लिखना आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आप लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कि आपको एक रिएक्शन को देखकर उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते आता है कि नहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई बकवास नहीं करूँगी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखने के प्रति। अगर मैं ये कहूँगी कि आपको एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता क्या है। आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता क्या है। जब भी अभी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बात की जा रही है इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग इक्विलिब्रियम पर हैं। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होते तो उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन नहीं कहते। हम इक्विलिब्रियम पे हैं और इक्विलिब्रियम पे एक चीज़ हमेशा वैलिड होगी और वो ये है, फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट इक्वल है। अब मान लेते हैं कि आप लोगों के पास एक रिएक्शन है ए से लेकर या मान लेते हैं बी प्लस ए इक्विलिब्रियम में सी प्लस डी। इस रिएक्शन का मैंने तुम्हें आर एफ लिखने को कहा तो तुमने लिखा के एफ। अच्छा, अब यहाँ पे पावर क्या लिखूं, तो इसको पी कर लो, इसको क्यू कर लो, इसको आर कर लो, इसको एस कर लो। क्या हो जाएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर पी। क्या मैंने कुछ नया लिखा? नहीं, मैंने तो तुम लोगों को लोमा लिखना सिखाया बस। अच्छा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बोलो क्या होगा, वो होगा के बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी की कंसंट्रेशन मतलब जो भी है उसकी पावर आर, डी की पावर में एस। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और जाके करो बेसिक मैथमेटिक्स, जाके करो बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स से आप ये नहीं लिख पाओगे कि के एफ आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्यू और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर पी बराबर। क्या मैं जो ये लिख रही हूँ कुछ अलग प्लैनेट की भाषा लिख रही हूँ क्या, सादी मैथमेटिक्स कर रही हूँ, है ना? अच्छा, अब एक काम करते हैं, के कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ और आपके कंसंट्रेशन वाले टर्म एक तरफ। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर के एफ अपॉन के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ डी ये एस, कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे पी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो के एफ अपॉन के बी होता है, के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट, कहाँ के लिए, फॉरवर्ड के लिए। के बी क्या है, रेट कांस्टेंट, कहाँ के लिए, बैकवर्ड के लिए। तो इसी फॉरवर्ड और इसी बैकवर्ड के जो ये रेट कांस्टेंट्स होते हैं, इन्हीं रेट कांस्टेंट्स के रेशो को हम लोग लिखते हैं के इक्विलिब्रियम। क्या लिखते हैं इसको, के इक्विलिब्रियम। क्या लिखते हैं इसे, के इक्विलिब्रियम। और ये के इक्विलिब्रियम अभी हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। टोटल कम से कम 3 प्रकार के तो होते हैं, कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। के सी, के पी, के पी सी, ये कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ, अभी राइट तो मैं क्या सिखा रही हूँ, फॉरवर्ड का रेट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का, सॉरी, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट बराबर, इज नोन एज इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड इक्विलिब्रियम, बिकॉज आई हैव टेकन द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो मैं यहाँ पे के इक्विलिब्रियम नहीं लिखती, मैं सिंपल के लिख देती। बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड के इक्विलिब्रियम, देयरफॉर आई एम राइटिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये न्यूमरेटर में क्या है, सी और डी। न्यूमरेटर में क्या है, ये सी और डी। न्यूमरेटर में ये सी और डी प्रोडक्ट्स है, सी भी प्रोडक्ट है, डी भी प्रोडक्ट है, उनके पावर में उनकी स्टोक्योमेट्री चढ़ी हुई है।
तो हम क्या लिखेंगे कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर बराबर। अगर प्रोडक्ट 2-3 है तो हर 2-3 प्रोडक्ट और उन सबकी पावर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये आपका होगा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की इसमें क्या आ जाएगा, ये आप लोगों का पावर। अब ये जो चीज आपने लिखी, इसी चीज को हम लोग कहते हैं आप लोगों का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। पहले तो ये जो के है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं इसको ना इक्विलिब्रियम हटा ही देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस के को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो ये राइट साइड में आपको लिख कर दिया है इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमेशा कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाएगा। जैसे रेट को आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर लिखे हो तो आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में आएगा। अगर आपने रेट को किसके टर्म्स में लिखा है, प्रेशर के टर्म्स में लिखा है, तो वो चीज आपकी प्रेशर के टर्म्स में आएगी, वो हम कल सीखेंगे। लेकिन बेसिकली आज की क्लास में कम से कम रेट लिखना तो आना चाहिए था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, वो हमें आ गया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स का हमने रेशियो भी ले लिया, मतलब उनके इक्विलिब्रियम पे उनको इक्वेट किया और उनके कांस्टेंट्स का रेशियो ले लिया। तो हमने यहाँ से सीखा कुछ, वो हमने क्या सीखा कि आर एफ अपॉन आर बी इक्वल टू आप लोगों का, आप सॉरी आर एफ नहीं, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब इस छटाक भरी के फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। 3 वेरिएबल है, किसी 2 की आपको वैल्यू दे देगा और तीसरा आपको फाइंड करने के लिए लगाएगा। ऐसे घटिया सवाल भी क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को यूज करके दिखाओ, यूज करके दिखाओ। तो देखो एक एग्जांपल दिया है N2 + 3H2 और आपको दिया है 2NH3। अब एक स्टूडेंट को आप अगर बोलेंगे कि के आप वो एक्सप्रेशन लिख कर दिखाओ, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, हाँ मैं रेट लिखता हूँ फॉरवर्ड के लिए, मैं रेट लिखता हूँ बैकवर्ड के लिए, दोनों रेट्स को इक्वेट करता हूँ, के एक तरफ करता हूँ, कंसंट्रेशन एक तरफ करता हूँ। क्यों इतना हेक्टिक सरदर्द पाल रहे हो? सीधा आपको अगर के इक्विलिब्रियम लिखना है तो के इक्विलिब्रियम लिखने के लिए आप क्या करो, प्रोडक्ट को देखो, कौन है रे प्रोडक्ट, NH3। कोई फॉरवर्ड कोई बैकवर्ड नहीं है, उसको एक नॉर्मल रिएक्शन के जैसे ट्रीट करो, जैसे कि बीच में एक सिंगल एरो लगा है। प्रोडक्ट कौन है, NH3। NH3 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, तो पावर में चढ़ा दो 2। रिएक्टेंट लिखो डिवाइड में, रिएक्टेंट 2 है तो एक के आगे N2 और दूसरे के आगे मतलब एक H2 के आगे 3 है तो ऊपर में भी 3। खत्म हो गया के इक्विलिब्रियम। ना फॉरवर्ड लिखने की झंझट ना बैकवर्ड लिखने की झंझट, धाएं 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 सारे आपके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस डन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं ये है आप लोगों के पास N2O4, यहाँ पे ये एरो का साइन और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NO2। किसी ने कहा के इक्विलिब्रियम लिखो, क्या देखो नॉर्मल एरो के जैसे ट्रीट करो। प्रोडक्ट कौन है, NO2, तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 और ये इसकी पावर में 2। यहाँ पे आ जाएगा N2O4, ये इस तरीके से, ये ऐसा, बस खत्म। ये होता है आप लोगों का क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखना। ये होता है आप लोगों का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखना। अब ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, या अब यही इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है। कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। और मान लेते किसी प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को मिला के उसके टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना। तो वो चीज हम सीख लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको सीखना। और इस रिएक्शन के कुछ नियम कायदे भी हैं, वो भी हम सीख लेंगे। बट फिलहाल आपको लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना आ गया, आपको ये इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक सीखते हैं और उसके बाद आज की कहानी हम ओवर करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का एक्टिव मास। अब इस एक्टिव मास की कहानी को समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनेंगे। बट 2 मिनट रुको, ठीक है, 2 मिनट। चलो, अभी क्या है आपका एक्टिव मास। अब ये एक्टिव मास क्या है, पहली बात तो अपने छोटे से ब्रेन में कोई बॉम्ब ब्लास्ट मत कर लेना। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है मास, तो कई लोगों के दिमागी घोड़े ऐसे चलेंगे कि एक्टिव मास का मतलब होगा सही में मास, ठीक है, 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, नो, ठीक है, ऐसा नहीं है।
पहले तो एक्टिव मास के विभिन्न नामों से हम परिचित हो जाते हैं कि एक्टिव मास को अलग अलग टीचर्स या अलग अलग मटेरियल अलग अलग नाम से पहचानते हैं, वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कई लोग इस एक्टिव मास को ये भी कहते हैं कि ये होता है आपकी एक्टिविटी। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्टिविटी। अच्छा, इसको ये भी कहा जाता है आपका इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसे कहा जाता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, या फिर इसे कहा जाता है आपका मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी यानी कि एक्टिव मास इज नथिंग बट यू आर बचपन का चड़ी बड़ी पार्टनर मोलैरिटी। कौन है ये आप लोगों की? मोलैरिटी। ठीक है, ये कौन है आप लोगों की? मोलैरिटी। बस खत्म। अच्छा, अब एक्टिव मास को हम डिनोट कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर 1 जो एक्टिव मास के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्टिव मास इज नथिंग, इट इज मोलैरिटी। क्या तुम्हें मोलैरिटी निकालनी आती है? हाँ आती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बराबर है। मोल कंसेप्ट में सीखे हम लोगों ने। पॉइंट नंबर 2, हम एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब ऊपर में जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रही थी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या थे? वो मोलैरिटीज थी, वो कंसंट्रेशन थी, वो एक्टिव मास थे। तो अगर मैं एक्टिव मास ये वर्ड ना बोल के कंसंट्रेशन या मोलैरिटी भी बोल रही हूँ, सो आप ये कह सकते हो बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो एक्टिव मास आप लोगों का बेसिकली क्या है? एक्टिव मास बेसिकली आप लोगों का क्या है? एक्टिव मास इज मोलैरिटी। ध्यान से सुनना, नॉट मोलैलिटी, नॉट नॉर्मैलिटी, नॉट फॉर्मैलिटी, नो पीपीएम, नो परसेंटेज बाय वेट, इट इज मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स निकालने तो आते हैं ना भाई तुमको, वेट बाय मोलर वेट, और वेट होना चाहिए किसमें? ग्राम्स में। ठीक है, बस इसी को हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एक्टिव मास कहते हैं। अभी ज़्यादा और डिटेल में बताते हैं, बट डिटेल में जाने से पहले क्वेश्चंस आ जाते हैं। बताओ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आप लोगों को, है ना? एग्जाम्पल आ जाते हैं कि आपके पास 4 ग्राम H2 दिया हुआ है 2 लीटर में, इसका एक्टिव मास कैलकुलेट करो। तो एक इंसान के ना परकच्चे उड़ जाते हैं कि अरे यार ये एक्टिव मास नमक बला क्या हो गई। तो एक्टिव मास कुछ नहीं, मोलैरिटी को ही कहते हैं। बट क्यों उसको एक्टिव मास कहते हैं? क्यों मोलैरिटी नहीं बोल रहे हो मैडम? आप डायरेक्ट एक्टिव मास ये नया वर्ड आपने क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखो यार, मैंने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने इंट्रोड्यूस किया है। जिन्होंने ये मटेरियल बनाया, जिन्होंने ये केमिस्ट्री बनाई, जिन्होंने ये सब काम किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैंने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैं खुद एक लेवल पर स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तुम मेरे से छोटे लेवल के स्टूडेंट हो, मैं तुमसे बस बड़ी लेवल की स्टूडेंट हूँ। तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ। हर दिन जब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, हर दिन मैं भी कुछ नया सीखती हूँ। ये जो लर्निंग वाली फेज़ है ये कभी बंद नहीं होती। अगर आप एक 80 साल के मतलब टीचर भी बन जाओगे तो भी आपको हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखते ही हो या सीखना पड़ता ही है आपको। लर्निंग किसी भी एक स्टेज में जाके रुकती नहीं है। आप कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकते। आप हमेशा अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ही रहोगे लर्निंग में, कभी भी आप सेचुरेटेड नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं उन जीनियसेस की बात नहीं कर रही, तो वो वेयर आइंस्टाइन एंड ऑल, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारे और तुम्हारे जैसे 4 ग्राम ऑफ H2 इन 2 लीटर, उसमें क्या सोचना है? कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा फोड़ दो उसको। एक्टिव मास AM इक्वल टू 4, उसका वेट डिवाइड बाय उसका मोलर वेट। मोलर वेट एक वो सब मैं नहीं सिखाती, सीधा आ गया 2। अच्छा, डिवाइड बाय उसका 2 लीटर। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में अगर तुम लोगों ने अपना ज़्यादा मतलब PhD हासिल की है, उन लोगों के लिए बता देते हैं ये इसको ऐसे। सो इट विल बी 1। सो एक्टिव मास इज 1, एक्टिव मास इज 1, एक्टिव मास इज 1। ऐसे ही छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ऐसा ही छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और उसमें हमको लगता है कि अरे बाप रे उसने ऐसा क्या पूछ लिया। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा कभी भी डायरेक्टली देखो नहीं पूछा जाता है, मेंस वगैरह में भी तक नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, अब क्या बोलूँ, अगर किसी को यही आगे मान लेते इसकी मदद से आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और यही नहीं आ रहा है। अच्छा, 4 ग्राम N2, अच्छा 4 नहीं, उसको 14 ग्राम कर लो ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा? 14 N2 का 28 और हाफ लीटर यानी कि 0.5। ठीक है, अच्छा बढ़िया है। तो ये आखिर आ गया कितना? 1। ये आखिर आ गया आप लोगों का कितना? 1। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से एक्टिव मास निकालते हैं। या फिर इसका एक एग्जांपल कोई तुमको ऐसा भी दे सकता है कि आप लोगों के पास जस्ट इमेजिन
44.8 लीटर N2 है एट STP, ठीक है, 44.8 लीटर N2 है एट STP, देन कैलकुलेट, ठीक है, इट्स एक्टिव मास, ठीक है, उसका एक्टिव मास फॉर 1 लीटर, ठीक है, मतलब अगर वो 1 लीटर होती तो उसका एक्टिव मास कितना होता है ये। तो अभी STP से आपको ये इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाती है कि मोल्स कितने होंगे, 44.8 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल्स टू 2 मोल्स होंगे। और अगर आपको एक्टिव मास निकालना है तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये आ गया आपका एक्टिव मास बराबर कितना, 2। तो एक्टिव मास यानी कि मोलैरिटी, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं बताई गई है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, ये जो कंसेप्ट होता है एक्टिव मास का, ये एक्टिव मास का कंसेप्ट क्यों आखिर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया, व्हाट वाज द नीड, हम लोग सीधा सीधा एक्टिव मास क्यों नहीं कहते। देखो सिंपल सी बात है, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, उस केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे। अगर एक रिएक्शन डाइल्यूट है तो डाइल्यूट रिएक्शन में आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, बराबर है। अगर आपकी रिएक्शन मान लेते हैं कंसंट्रेटेड है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे, बराबर। अच्छा, पहले तो एक खुशखबरी सुन लो कि आप लोगों को सिर्फ आपके सिलेबस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, सॉल्वेंट हमारा सिलेबस ही नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट हम लोगों का सिलेबस ही नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्यूट के बारे में पढ़ाई करनी है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ाई करनी है, डाइल्यूट के बारे में, ठीक है, सिर्फ किसके बारे में बात करनी है, डाइल्यूट के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, डाइल्यूट के बारे में। तो होता ऐसा है कि जब भी आपके पास कोई एक सोल्यूशन होता है, मैं उसके कमेंट नहीं कर रही डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, बट एक सोल्यूशन है, तो जब भी आपके पास एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को जब आप किसी भी रिएक्शन में उसको यूज़ करते हो, तो उस रिएक्शन में उसके सारे पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें ऐसा नहीं होता। कुछ पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे आपने जब स्टार्टिंग में मोल एनालिसिस पढ़े थे तो हमने एक कंसेप्ट सीखा था लिमिटिंग रिएजेंट, कि कुछ चीज़ें एक्सेस अमाउंट में होती हैं, वो एक्सेस चीज़ें बच जाती हैं, बराबर। कुछ रिएक्शन में कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, जो रिएक्शन में कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रही है बात, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, राइट, बराबर। तो अब ऐसे केस में हम लोगों को एक्टिव मास के बारे में बात करनी है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी दो रिएक्टेंट्स लेते हैं या कोई भी रिएक्शन लेते हैं, तो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स आपस में हमेशा कंप्लीटली रिएक्ट या इंटरैक्ट नहीं करते। जैसे आपने आगे आप केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कोलाइड होता है ना, तो वो कोलाइड मतलब क्या है, वो रिएक्शन कर रहा है, वो कोलाइड मतलब क्या, वो रिएक्शन कर रहा है, तो वो हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड होगा, रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी आप लोगों का होल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कभी भी इंटरैक्ट नहीं करता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं मतलब कभी नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में है। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में है। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग कैसे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो कभी कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट ही उसका रिएक्ट करता है। तो अगर कोई पूछेगा कि एक्टिव मास क्या है, तो एक्टिव मास आपके वो कंसंट्रेशन का वो हिस्सा है, वो फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन है जो आप लोगों की बहुत ही इफेक्टिवली क्या करती है, आप लोगों के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। कुछ चीज़ें टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हो हम लोग, गाड़ी में एक कार में एक एक्स्ट्रा टायर रखते हैं फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन, कि कल को अगर आप लोग स्टेपनी कहते हैं आई थिंक उसको, है ना, तो ताकि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका गाड़ी ख़राब हो गया तो आप उस एक्स्ट्रा टायर को रिप्लेस कर सको। आप अपने साथ वो एक्स्ट्रा टायर लेकर जाते हो,
आपकी गाड़ी में 4 चक्के हैं, मान लेते हैं आपने एक एक्स्ट्रा टायर अपने साथ रखा है 5, तो टोटल रिएक्टेंट्स आपके पास कितने हैं राइट नाउ? 5। बट थ्रू आउट द जर्नी मान लेते हैं आपके चारों टायर जो गाड़ी में थे वो खराब, इसमें से एक भी खराब नहीं हुआ, तो ऐसे में वो जो आप एक एक्स्ट्रा का लेके गए वो तो एक एक्स्ट्रा हो गया, और एक्चुअली रिएक्शन मतलब पूरी जर्नी में कितने टायर काम आए? सिर्फ 4 ही आए। लेके कितने गए थे? 5। काम कितने आए? 4। दैट 4 इज द एक्टिव मास, दैट 4 इज द एक्टिव मास। ठीक है, लेके आप गए थे 5 बट काम कितना आया? 4। काम कितना आया? 4। वो एक काम क्यों नहीं आया? क्योंकि गाड़ी का टायर खराब नहीं हुआ। तो रिएक्शन में बाकी रिएक्टेंट क्यों नहीं काम आए? हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया हो, मतलब खत्म हो गया हो, तो बाकी एक्सेसिव रिएजेंट बच गया हो, कुछ भी हो सकता है। बट जो काम नहीं आया, ठीक है, जो काम नहीं आया उसको छोड़ दो, जो काम आया उसको कहते हैं एक्टिव मास। जो काम आया उसे कहते हैं एक्टिव मास, देयरफॉर उसका नाम भी रखा गया एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, वो काम कर रहा है। ठीक है, वो काम क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिव मास क्या होता है? सिंपली अगर कोई पूछेगा कि आपने जितनी भी कंसंट्रेशन ली थी, क्या वो सारी की सारी कंसंट्रेशन आपने यूज कर ली? क्या नहीं, उस कंसंट्रेशन का कुछ परसेंटेज आपने यूज किया, तो कुछ पार्ट आपने यूज किया, कुछ फ्रैक्शन आपने यूज किया। तो उस, जैसे मैं बोलती हूं मैंने तुमसे 1000 रुपये उधार लिए 2% पर, तो बताओ मैं तुम्हें अभी अगर पैसा लौटाने आऊंगी तो तुम मुझसे कितना पैसा लोगे? तो तुम मुझसे ये नहीं बोलोगे 1000 रुपये प्रिंसिपल तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन 1000 रुपये पे 2% भी देना पड़ेगा। तो एक्टिव मास क्या है? आपकी पूरी कंसंट्रेशन को हमने यूज नहीं किया, कंसंट्रेशन का कुछ फ्रैक्शन हमने यूज किया, तो वो फ्रैक्शन को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, लेट्स से एक सिंबल है टाउ से, इसको हम कहते हैं टाउ। आप इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, गामा, अल्फा, थीटा, ठीक है, नीटा, कुछ भी। हमने एक सिंबल यूज कर लिया टाउ। हमने क्या एक सिंबल यूज कर लिया? टाउ। ये एम एक्टिव मास है, ये सी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे जो ये टाउ है, ये टाउ आप लोगों का क्या है? एक्टिव कोएफिशिएंट है। एक्टिव कोएफिशिएंट का मतलब ये वो बताता है कि कितना फ्रैक्शन यूज हो रहा है, कितना फ्रैक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, एक्टिव मास कितना फ्रैक्शन उसका यूज हो रहा है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग किसी डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में या तो डाइल्यूट सोल्यूशन होंगी या तो हम लोगों के सिलेबस में आइडियल गैसेस होंगी। अब ये गैसियस स्टेट चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने पहले आपका इक्विलिब्रियम शुरू किया ये सोचकर कि पहले हम लोग इक्विलिब्रियम फिनिश कर लेते हैं केमिकल, तो इसके बाद आयोनिक भी कर लेंगे और केमिकल काइनेटिक्स भी कर लेंगे, तो ये पूरा एक गुच्छा जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये गुच्छा आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा सोच के मत करो कि अरे वो तो केमिकल काइनेटिक्स और 12th का टॉपिक है, तुम्हें टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए। और इससे एक फायदा और होगा, तुम बोर्ड्स रटना शुरू कर दो। आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स दोनों तुम्हारे 12th बोर्ड्स के टॉपिक है, तुम रटना शुरू कर दो साइमल्टेनियसली। 12th बोर्ड्स के टॉपिक के लिए तुम्हें नेक्स्ट ईयर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी से अपनी गति से टुकुर 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 एक दिन के 2-2 आंसर, 3-3 आंसर, 2-2 पेज, 3-3 पेज लर्न करते जाओ। एक साल में ये चैप्टर बहुत अच्छे से थेरली रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर पिक किया है। गैसियस स्टेट इसीलिए पिक नहीं किया क्योंकि वो चैप्टर अकेला थकेला था, उसको पिक करके मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा था। ठीक है, बराबर गैसियस स्टेट को हम पिक करेंगे आखिरी में, ताकि उसके साथ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को क्लब कर दें। वैसे गैसियस स्टेट का और थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कोई खासा आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स वो एक अलग ही आपका सेपरेट बंच हो जाएगा कि जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। फिर ये पूरा ग्रुप कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे रेडॉक्स रिएक्शंस में। रेडॉक्स रिएक्शंस आप कमेंट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये हम लोगों के अभी नेक्स्ट 5 चैप्टर्स का प्लान है किसको? फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर ऑब्वियसली साइड बाय साइड ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे, जीओसी, आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर टुकुर टुकुर स्पीड में, या फिर लेट्स से आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट रखनी पड़ेगी ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। ठीक है, तो फिजिकल में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे कि ऑर्गेनिक के लिए कम पड़ गया या फिर इनऑर्गेनिक को टाइम ही नहीं मिला, ऐसा नहीं चल सकता। फिजिकल या साथ में थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करता दिमाग पे अगर समझ के और लॉजिकली टाइम टू टाइम रिवाइज करके किया जाए तो। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत ही हमारी अच्छी बात है। हमें या तो डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ना है या तो हमें आइडियल गैसेस पढ़नी है।
या तो हमें डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ने हैं या तो हमें आइडियल गैसेस पढ़नी है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन और आइडियल गैसेस के लिए इस टाउ की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। सो देयरफॉर हम लोग जब भी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ डील करें, चाहे मेंस के सवाल हो, चाहे बोर्ड्स के सवाल हो, चाहे एडवांस के सवाल हो, हमेशा एक्टिव मास आप लोगों के डायरेक्टली कंसंट्रेशन के बराबर कहा जाएगा। एक्टिव मास डायरेक्टली किसके बराबर कहा जाएगा? कंसंट्रेशन के। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिव मास में हमेशा कंसंट्रेशन को लो, आप एक्टिव मास में पार्शियल प्रेशर को भी ले सकते हो अगर गैसेस के बारे में बातचीत की जा रही है तो, डायरेक्टली कंसंट्रेशन के बराबर। बट अगर तुम हाइयर लेवल पर हो जहाँ पे आपके पेपर में लिख कर आया है कि इस क्वेश्चन का एक्टिव कोएफिशिएंट 0.7 है मान लो, तो वहाँ पे आप कंसंट्रेशन को इस 0.7 से मल्टीप्लाई करके फिर एक्टिव मास कैलकुलेट करोगे। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था कि अगर एक्टिव कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो 1 है, बट अगर दिया है तो उस एक्टिव कोएफिशिएंट का या एक्टिविटी कोएफिशिएंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये पार्ट आप लोगों की कल की क्लास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वही पार्ट है जहाँ पे लोगों के पास सबसे ज़्यादा गलती होती है। वो गलती का पॉइंट क्या है वो समझते हैं। हमने अभी अभी लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना सीखा है, हम लोगों ने अभी अभी क्या लगाना सीखा है, आप लोगों का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लगाना सीखा है। अब आप लोग कल जब इस रिएक्शन में आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सीखोगे, ठीक है, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के पी के सी, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आपको रिएक्शंस लिख लिख के मिला करेंगी। आपको क्या मिलेंगी? रिएक्शंस लिख लिख कर मिला करेंगी। तो उस रिएक्शंस में आपको एक रूल लगाना है। रूल ये लगाना है कि जब भी हम लोगों के पास कोई प्योर सॉलिड है, जब भी हम लोगों के पास कोई प्योर सॉलिड होगा या फिर जब भी हम लोगों के पास कोई प्योर लिक्विड होगा, तो ऐसे केस में उस का जो एक्टिव मास है वो हम लोग क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। एक्टिव मास 1 आता नहीं है सॉलिड और प्योर लिक्विड का, उसको हम अपनी सहूलियत के लिए 1 लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड यूज़ किया है, लेट। मैं ये नहीं कह रही कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, वो 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है 14, 15, 16 वगैरह वगैरह, बट हम उसको 1 लेते हैं। अब इसका रीज़न समझते हैं कि आखिर उसको 1 क्यों लिया गया है। फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, हमने अपनी सहूलियत के लिए उसको 1 क्यों लिया, इसको समझो, ठीक है, ध्यान से। आपके पास मैं 2 तरीके से समझाती हूँ, पहले थियोरेटिकली इसको समझाती हूँ और एक बार एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। दोनों तरीकों से समझने के बाद शायद आपके छोटे से ब्रेन में ये बात घुसे। आपके पास कोई भी एक प्योर सॉलिड है, कोई भी एक प्योर सॉलिड, लेट्स से अभी तुम जिस पेन से लिख रहे हो आपके पास एक पेन है, ठीक है। पेन एक मटेरियल से बनी होगी, पेन आप लोगों के एक मटेरियल से बनी होगी, ये आपकी पेन है। पेन किसी भी एक मटेरियल से बनी है। मान लेते हैं इस पेन का इतना पार्ट मैंने तोड़ लिया, इतना पार्ट मैंने तोड़ दिया। अब अगर मैं इतने पार्ट को तोड़कर इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करूँ, इसकी मैं डेंसिटी कैलकुलेट करूँ, लेट्स इसकी डेंसिटी निकल कर आती है x, ठीक है, x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लीजिए तुम्हारा एक दूसरा दोस्त है, वो ये बोलता है कि मैं इतना सा पार्ट नहीं तोड़ूंगा, मैं तो ये तोड़ूंगा। उसने बोला मैं ये तोड़ूंगा। अब वो जाता है इस बड़े से पार्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करने, तुम्हारा फ्रेंड, तो वो ये देखता है कि इतने से पार्ट, जो बड़ा सा पार्ट उसने तोड़ा है, उस बड़े से पार्ट की डेंसिटी भी आती है x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी डेंसिटी भी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। यानी कि डेंसिटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पार्टिकल का साइज छोटा ले रहे हो कि आप पार्टिकल का साइज बड़ा ले रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास मान लेते हैं पानी है, ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी है 1 ml। इस 1 ml वाटर के लिए अगर आपने डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट की, 4 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। और अगर आपके पास एक बिस्लेरी की 500 ml की बॉटल है और उस 500 ml की बॉटल में भी आपके पास, या मान लेते हैं एक बड़ा सा सिंटेक्स टैंक है जहाँ पे 5000 लीटर उसकी कैपेसिटी है, और वहाँ पे आप उसी सेम पानी की डेंसिटी उसी सेम टेम्परेचर पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पे भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी।
यानी कि अगर कोई चीज़ अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, कोई इम्प्योरिटी मिलावट नहीं है, टेम्परेचर आपने फिक्स करके रखा है, तो एज डेंसिटी आप लोगों के इंडिपेंडेंट होती है मास टेकन से। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है मास टेकन से, चाहे आप उसका छोटा टुकड़ा लो, चाहे आप उसका बड़ा टुकड़ा लो, डेंसिटी को उसको ढेला भर का फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी को उससे ढेला भर का फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी जो एक फैक्टर है, ये डेंसिटी आप लोगों का इंडिपेंडेंट होता है। किस बात से इंडिपेंडेंट होता है? ऑफ द मास टेकन। इंडिपेंडेंट ऑफ मास टेकन, आप कितना मास ले रहे हो इस बात से उसको कोई कतई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब एक्टिव मास क्या है? हम तो अपने एक्टिव मास वाली कहानी से भटक गए। एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास इज नथिंग बट एक्टिव मास इज मोलैरिटी। एक्टिव मास इज नथिंग बट एक्टिव मास इज मोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोलैरिटी? मोलैरिटी इज मोल्स of solute divided by volume of solution, that too in liter. What is moles? Moles is weight in gram divided by molecular weight. ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब एक बात बताओ, छोटा सा दिमाग, ये जो रेशो है वेट बाय वॉल्यूम का, जो ये रेशो है, इस रेशो को आप क्या कहते हो? इस रेशो को आपको नहीं लगता आप डेंसिटी कहते हो? बराबर, आपको नहीं लगता इस चीज को आप डेंसिटी कहते हो? बराबर, इसको आपको नहीं लगता ही आप इसको डेंसिटी कह रहे हो? अच्छा, अब एक सबसे जरूरी चीज, यहाँ पे एक इंसान तुरंत मेरे से डाउट पूछेगा कि मैडम आप यहाँ पे वेट सॉल्यूट का ले रही हो और वॉल्यूम सोल्यूशन का ले रही हो, तो क्या आप उसको मतलब डेंसिटी लिख सकते हो? तो नहीं, हम यहाँ पे इसको तुरंत करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं? एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, आपके पास कोई एक रिएक्शन लिखी है, इस प्रकार से आपको ने एक रिएक्शन अज्यूम की, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, डिकम्पोज हो रहा है, तो CaO प्लस CO2 बना रहा है, जहाँ पे CaO सॉलिड में और CO2 गैस में। अब मैं सॉलिड के पीछे पड़ी हूँ, दोनों में से कोई भी सॉलिड ले लो, मुझे इस CaO का एक्टिव मास निकालना है, एक्टिव मास ऑफ CaO। तो क्या होगा? ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी तो यहाँ पे जो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसा वर्ड लिख रही हूँ, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखूंगी, मैं CaO के मोल्स लिखूंगी। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ क्या लिखूंगी? CaO लिखूंगी। बराबर। अच्छा, फिर अब बताओ, क्या अब ये दोनों के दोनों रेशोज को क्या मैं अब डेंसिटी लिख सकती हूँ? क्या इस रेशो को और इस रेशो को अब मैं डेंसिटी लिख सकती हूँ? हाँ, तो ये डेंसिटी किसकी है? CaO की डेंसिटी है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है? CaO का मॉलिक्यूलर वेट है। अब मॉलिक्यूलर वेट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो जानते हो ना, मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट रहता है, और डेंसिटी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी अभी मैंने ऊपर प्रूव करके दिया। तो अब एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जब आप दूसरी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2/3 क्या हुआ? एक नया नंबर क्रिएट हुआ, जो नया नंबर खुद एक कांस्टेंट है, तो वो भी आप लोगों का कोई ना कोई नया कांस्टेंट आया होगा। यानी कि जब भी आपके पास कोई एक सॉलिड स्टेट होता है, तो सॉलिड स्टेट का एक्टिव मास रिएक्शन के दौरान फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ रिएक्शन, चाहे इक्विलिब्रियम आए, चाहे इक्विलिब्रियम ना आए, या चाहे इक्विलिब्रियम आ रहा हो, पूरी रिएक्शन के दौरान आप लोगों का जो एक्टिव मास रहता है किसी भी प्योर सॉलिड या किसी भी प्योर लिक्विड का, वो कैसा रहता है? कांस्टेंट मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है? कांस्टेंट मेंटेन रहता है। अब कोई चीज़ अगर कांस्टेंट मेंटेन्ड है, जो समय के साथ बदल ही नहीं रही है, तो हमने क्या किया? उसको कैलकुलेशन से इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर कर देंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन की बेइज्जती करना हो जाएगा, तो हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम उसे क्या कर देते हैं? मान लेते हैं कि लेट दैट कांस्टेंट वैल्यू बी 1। भले ही वो कांस्टेंट आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेट दैट कांस्टेंट वैल्यू बी 1, लेट दैट कांस्टेंट वैल्यू बी 1। और इसीलिए कोई भी, ठीक है, वैल्यू बी 1, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? 1, ताकि कैलकुलेशंस करते वक्त हम लोग उनको इग्नोर भी कर दिए और लॉ ऑफ मास एक्शन की बेइज्जती भी नहीं हुई, इसलिए। बराबर। अब इसमें कोई मुझसे पूछेगा कि नहीं मैडम, अगर आपने उस कांस्टेंट वैल्यू को 1 लिया होता, 1 नहीं लिया होता, उसकी एक्चुअल वैल्यू ली होती, तो आंसर अलग आता, ऑब्वियसली आंसर अलग आता। बट हमने क्या किया? ऐसा तो नहीं कर रही हूँ मैं कि एक रिएक्शन में मैं किसकी कांस्टेंट वैल्यू को 1 मान रही हूँ और दूसरी रिएक्शन में मैं उसकी कांस्टेंट वैल्यू को 1 में नहीं मान रही हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कर रही हूँ।
मैं थ्रू आउट जितनी भी रिएक्शंस मेरी लाइफ में अभी तक आएंगी या आएंगी, तुम्हारे लाइफ में आएंगी, जहाँ जहाँ भी आपको क्या दिखेगा, कोई ना कोई क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी मैं, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड दिखेगा, तब तब आप हर जगह वन मानोगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, भेदभाव नहीं कर रहे कि इस रिएक्शन के साथ मैं वन लूंगा, इस रिएक्शन में वन नहीं लूंगा, हर जगह वन ले लो, तो कहीं किसी की एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट, वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट। वाई वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट? Because they are constant throughout the reaction, because they are constant throughout the reaction, so therefore we are not considering them, therefore we are not considering them। तो ये कहानी थी आप लोगों के किसकी, एक्टिव मास की। ये कहानी थी किसकी, आप लोगों के एक्टिव मास की। तो ये था आपके एक्टिव मास का। अब इस एक्टिव मास को सीखने से हम लोगों को एक फायदा हुआ कि कल को अगर कोई रिएक्शन ऐसी आप लोगों को लिखकर आती है और इस रिएक्शन का आपको मैंने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने को कहा, तो एक इंसान इसमें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन देखो इनकरेक्ट तरीके से ऐसे लिखेगा। इनकरेक्ट तरीका बता रही हूँ, क्या लिखेगा वो, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नाम पे CaO का एक्टिव मास, CO2 का एक्टिव मास। अब CO2 का एक्टिव मास में प्रेशर भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है। अगर CO2 गैस है तो प्रेशर होगा, बट मैं एक्टिव मास मैंने वर्ड का प्रयोग किया, मैंने कंसंट्रेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय CaCO3 की एक्टिव मास। अब हमको तो पता है कि ये तो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि CaCO3 और CaO ये दोनों सॉलिड है, और क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, सो इस वजह से इन लोगों का जो एक्टिव मास है वो तो समय के साथ बदलेगा ही नहीं, और क्योंकि जो इनका एक्टिव मास है समय के साथ बदलेगा ही नहीं, इसीलिए हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इनके एक्टिव मास को हमने क्या ले लिया है, वन ले लिया है। और क्योंकि इनका एक्टिव मास वन ले लिया गया है, सो देयरफॉर आपका जो करेक्ट के इक्विलिब्रियम होगा, वो करेक्ट ए के इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ CO2 इन्वॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 का एक्टिव मास इन्वॉल्व होगा, और किसी का एक्टिव मास वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब भी कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाए और उस रिएक्शन का आपको क्या कहते हैं एक्सप्रेशन लिखने को कहा जाए, तो उस एक्सप्रेशन में आप ढूंढेंगे कि कहीं कोई सॉलिड या कहीं कोई लिक्विड तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर कोई सॉलिड या अगर कोई लिक्विड इन्वॉल्व है तो उसके एक्टिव मास को आपको क्या लेना है, वन लेना है। एक्टिव मास को क्या लेना है, वन। अब एक आखिरी नोट लिखकर इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। वो नोट देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये गड़बड़ी होती है इसीलिए इसको एज अ नोट में लिखवा रही हूँ। आपको क्वेश्चन लिखकर दिया गया कैलकुलेट एक्टिव मास, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2O। 18 ग्राम आपके पास H2O है, इसका एक्टिव मास कैलकुलेट करो, बराबर है, ये कैलकुलेट करो, ये आपको बोला गया। अब क्या करेंगे, अब बताइए। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। आपका जो H2O है, H2O इज अ प्योर लिक्विड, तुम बोलोगे कि H2O इज अ प्योर लिक्विड। H2O क्या है, आप लोगों का एक प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड में तो एक्टिव मास निकालो ही मत, हमने तो पहले ही बोल के रखा है कि प्योर लिक्विड जैसी चीज़ों का आप एक्टिव मास सीधा सीधा कितना उठा के रखो, वन रखो, तो बिल्कुल हम ले लेंगे वन। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन आपके पास एक मिनट,
चलो वापस आते हैं, कंटिन्यू। आखिरी के कुछ 10 सेकेंड्स हैं बस, और कुछ नहीं। तो H2O वैसे तो एक प्योर लिक्विड है, तो आपको तो कायदे से उसका एक्टिव मास 1 लेना चाहिए। बट हम कई कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम उसका एक्टिव मास 1 नहीं लेते। अब हम लोग कब उसका एक्टिव मास नहीं लेंगे 1, ये हमको कैसे समझेगा? वो देखो, वेन एवर यू हैव अ रिएक्शन, ठीक है, वेन एवर यू हैव ए रिएक्शन in which H2O is produced, ठीक है, in which H2O is produced, ठीक है, then active mass is calculated, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देखो, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्योंकि एक्टिव मास इज नथिंग बट अ मोलैरिटी, ठीक है, बट अ मोलैरिटी। बट अभी द मेन कंसर्न इज अगर H2O आया तब क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा लोगों से गलती यही होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल लो, इसका एग्जाम्पल आपने 10th में भी पढ़ा है। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। अच्छा, ये एक्वस है, प्लस आपके पास एक अल्कोहल है C2H5OH, लेट्स से ये एक्वस है। इन दोनों ने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश की, इन्होंने एस्टर बनाया CH3COO C2H5, ये आप लोगों का एक्वस है, और साथ ही साथ में इन्होंने बना लिया H2O लिक्विड है। अब तुम बोलोगे कि मैं यहाँ पे H2O का एक्टिव मास 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे H2O का एक्टिव मास 1 नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का H2O प्रोड्यूस्ड हुआ है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब जब H2O प्रोडक्ट साइड दिखेगा तो एक्टिव मास कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जब जब H2O आप लोगों को कहाँ दिखेगा? प्रोडक्ट साइड दिखेगा, तो प्रोडक्ट साइड दिखने पर आप उसका एक्टिव मास क्या करोगे? कंसीडर करोगे। आप जो भी है उसका एक्टिव मास आप वो निकालोगे। बट अगर मान लेते हैं रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुई, लेट्स इमेजिन क्या दिया हुआ है आपको, दिया है सोडियम Na प्लस आपका H2O, ताकि ये बना ले NaOH। ये ऐसा कुछ नहीं, NaOH ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। मान लेते हैं आपके पास NaOH है कंसनट्रेटेड, मान लो, प्लस H2O है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये NaOH डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। जस्ट एक रिएक्शन लिख के दिया है और कुछ नहीं किया तुम लोगों के साथ। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप इस H2O को, ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट के तरफ है, और जब ये रिएक्टेंट के तरफ होगा तो आप इसके एक्टिव मास को क्या ले लोगे? सीधा सीधा 1। ये H2O के साथ की कहानी है। जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो हमेशा मान के चलते हैं कि H2O को 1, H2O को 1, H2O को 1, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम लोगों ने ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीखा है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। 4 ठो प्रॉपर्टीज है, यही 4 ठो प्रॉपर्टीज आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ानी है मैंने, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपके पास कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं हम ये डिस्कस करेंगे। Kp, Kc, अगर आपको एक रिएक्शन लिख कर दी जाए तो आप उसका Kp कब लिखोगे, उसका Kc कब लिखोगे, Kpc कब लिखोगे, है ना। ये सारी बातचीत हम लोगों का मेन कंसर्न रहेगी। तो कल एक शॉर्ट वीडियो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरा उसके बाद आपका एक थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा उसमें अलग अलग रिएक्शंस लिखेंगे, और अलग अलग रिएक्शंस लिखकर उसकी इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही इक्वेशन बनाना सीख जाओगे, फिर हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो न्यूमेरिकल्स रहेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इसमें कमांड आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों का एक और टॉपिक आता है रिएक्शन क्वेश्चंट, फिर आता है आप लोगों का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। जिस इंसान को Kp Kc वगैरह लिखना आ रहा है ना, वो सारे टॉपिक बराबर बनाता। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया कुछ भाई पंटुस चीज़ नहीं है। तुम्हें याद होगा जब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे दो टॉपिक्स मैंने सिखाए थे, पैरेलल रिएक्शंस एंड साइमल्टेनियस रिएक्शंस, है ना। एक ऐसा था ना, है ना, पैरेलल होती है तो कैसे करते हैं उनके न्यूमेरिकल सॉल्व, बस ये वैसा ही है। और फिर आखिरी में रहेगा आपका ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, जो कि थियोरेटिकल है, और उसके बाद सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के साथ क्लब करूं तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच का मतलब
कोई ऐसा फैक्टर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच का एक टॉपिक, दोनों टॉपिक्स को कोरिलेट करता है, वो पार्ट सबसे आखिरी में। तो मैंने आई थिंक तुम्हें कल ही बताया था। तो टॉपिक्स क्या है, ध्यान से सुनेंगे कल की क्लास में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 4 ठो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, प्लस कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कंप्लीटली थ्योरी प्रवचन। इक्वेशन दी है, उससे केपी लिखो, उसका केसी लिखो, वगैरह वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट डे की क्लास रहेगी, थर्ड डे, मतलब कल को फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर आप न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स मतलब उस दिन मैं 10 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी और रिएक्शन क्वेश्चन वाला टॉपिक भी सिखा दूंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करते रहेंगे। मेरे पास अगर 50-60 न्यूमेरिकल्स है तो मैं सिखाने के लिए तो मैं 50-60 थोड़ी ना सिखाती बैठूंगी और तब तक टॉपिक होल्ड पे रख दूंगी, है ना। अगर मैंने एक न्यूमेरिकल सिखाया तो उसके जैसे फिर मैं 2 या 3 न्यूमेरिकल्स वीडियो के दौरान ही और सिखा दूंगी, ऐसे टोटल 10 न्यूमेरिकल्स। फिर हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन सीखेंगे, फिर अगले दिन और न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस पे, आपके जो नॉर्मल न्यूमेरिकल चल रहे थे प्लस रिएक्शन क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स। फिर न्यूमेरिकल्स तब तक करते जाएंगे जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अब तुम्हारे सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक तुम्हारे भेजे में घुस गया है। फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रिया एक टॉपिक आएगा साइमल्टेनियस, ठीक है। फिर ली चार्टेलियर प्रिंसिपल और थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट लगे तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया सबसे आखिरी में, ठीक है। ली चार्टेलियर प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेने के बाद वो मैं सिखाऊंगी आखिरी की 2 कठिन टॉपिक। कठिन तो नहीं है बट ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा कठिन है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर, ठीक है। चलो इस चीज़ को अभी हम रोकते हैं और बाकी सारी चीज़ें, हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस जो PDF जब मैं ग्रुप में शेयर करूँगी तब तुमको मिल जाएगी, ठीक है। वो टॉपिक में सवाल थोड़े ज़्यादा रहेंगे, बेसिक्स रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो आज का वीडियो, परसों का वीडियो और उससे परसों का वीडियो जो था पास्ट टेंस में, उन पे डिपेंडेंट रहेगा वो न्यूमेरिकल, ठीक है।